ओके, सो ऑफलाइन में तो सब देख ही रहे हैं, ऑनलाइन वालों को भी पता होना चाहिए कि ये एक सेकंड पार्ट है। जो हमारा पहला पार्ट बजट का था उसमें हम लोगों ने कुछ बातें की। अब जो सेकंड पार्ट पहली बार देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखेगा, तभी उस सेकंड पार्ट समझ में आएगा कि आखिर हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग देख कर तब सेकंड पार्ट में आएंगे। और क्योंकि कंटिन्यू क्लास चल रही है तो क्लास में उसमें बीच बीच में हमने छोटे पार्ट के वीडियो दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही सेकंड पार्ट देखेंगे तो, और फर्स्ट पार्ट से पहले भी कुछ बेसिक्स आपको देखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे किसकी? प्रायोरिटी सेक्टर की, कि कौन कौन सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया। उससे पहला प्रायोरिटी सेक्टर कौन था? एम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात हम लोगों ने कर लिया है ना। तो इसकी अब सेकेंड सेक्टर क्या है? सेकेंड जो प्रायोरिटीज़ है हमारे सेक्टर क्या है या प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो कहा गया है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, जिसका थीम में भी दिया गया एम्प्लॉयमेंट और इसमें भी दिया गया है, प्रायोरिटी में भी दिया गया है। ठीक है ना? तो प्रायोरिटी में क्या है? पीएम पैकेज 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट देगा उसको कई टाइप के क्या दिए जाएंगे? इंसेंटिव दिए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ध्यान रखिएगा। एक होता है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जो प्रोडक्शन करता है उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट करेगा उसको, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। और इसमें 3 पैकेज बनाए गए हैं। पहला है स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, यानी 1 मंथ वेज टू न्यू इंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर, 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ। क्या है ये? कि 1 मंथ वेजेस, 1 महीने की मजदूरी जो है, सैलरी जो है, वेज जो है उनको मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। जो भी पहली बार कोई जॉब में जा रहे हैं और जिनकी 15,000 तक 3 इंस्टॉलमेंट में आपको ये मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा, जिससे कि कंपनियां भी एम्प्लॉयमेंट देगी और लोग भी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो इनसे इंसेंटिव टाइप का है ये। उसके बाद स्कीम बी है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब दे रहा है तो उसको क्या कहा गया? लिंक टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्केल्स फॉर फर्स्ट 4 ईयर, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ। क्या है ईपीएफओ? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑफलाइन में क्लास हो गई है और ऑनलाइन में उस क्लास का वीडियो दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो आया था, आप ईपीएफओ का वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ईपीएफओ को डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्टेज होंगे आप लोगों के। तो कहा गया है कि जो लोग ईपीएफओ दोनों के लिए होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो जॉब करता है वो भी और जो जॉब देता है वो भी, दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। तो गवर्नमेंट वैसे लोगों को जो जॉब करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में भी फर्स्ट 4 ईयर तक कंट्रीब्यूट करेगी। ये डेफिनेटली क्या होगा? ये एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा है और एम्प्लॉय के लिए भी फायदा है कि उनका हिस्सा जो है गवर्नमेंट देगी। उसके लिए क्राइटेरिया आएंगे, कितने कितने देगी, क्या देगी, लेकिन इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होगा और इससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगा। थर्ड स्कीम फॉर सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स के लिए है। गवर्नमेंट विल reimburse EPFO contribution of employers up to 3,000 per month for 2 years in all new hires, expected to generate 50 लाख जॉब्स। देखो EPFO में क्या है? जितना आपका सैलरी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है और उसका आधा जो है एम्प्लॉयर को देना होता है, आधा एम्प्लॉय को देना होता है। सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर को आधा वो शेयर जो है ईपीएफओ में, ईपीएफ में, पीएफ जो कहते हैं प्रोविडेंट फंड जो है उसमें देना होता है। सब समझा दिया हूँ मैं डिटेल्स में, उसको आप देख लेंगे वीडियो को, या ऑफलाइन वाले लोग तो पढ़े हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप दोबारा उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होगा वो 3,000 रुपीज़ पर मंथ तक 2 साल तक गवर्नमेंट देगी। अब इससे क्या होगा? एम्प्लॉयर का खर्चा कम होगा एम्प्लॉय पर, तो मोटिवेट होगा और वो क्या करेगा? नए जॉब क्रिएट करेगा और ज़्यादा जॉब लोगों को देगा, क्योंकि उसका जो हिस्सा है उसका बर्डन जो है उस पर नहीं आएगा और इसके चलते उसको फ़ायदा होगा और वो लोगों को जॉब देगा, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया है, यानी जो एम्प्लॉयमेंट देगा उसके लिए सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। इसके बाद क्या किया गया है? इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स।
और इसके लिए गवर्नमेंट ने वर्किंग वुमेन को हॉस्टल के लिए कोलैबोरेशन वगैरह किया जाएगा, क्रेच भी किया जाएगा, हॉस्टल्स भी किया जाएगा। जो इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ जॉब मिलता है वहाँ महिलाओं का कि बहुत सारी वीमेन जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो जॉब नहीं करती हैं क्योंकि उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। मेल तो कहीं रह जाते हैं, लेकिन वीमेन को दिक्कत होती है तो नहीं रह पाती हैं। उनके लिए हॉस्टल, उनका मान लो कि उनके कोई छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्रेच का अरेंजमेंट वगैरह करना, क्रेच जहाँ पे बच्चों का लालन पालन किया जाता है। ये गवर्नमेंट का रूल भी है कि जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे क्रेच होना चाहिए, जिससे कोई भी ऐसी मदर जो हैं, जो अभी उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी देख रेख वहाँ कर सके। ये सब ये वुमेन के जॉब में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। लोन्स अप टू 7.5 लाख विथ अ ग्रांटी फॉर गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 एवरी ईयर, है ना। ये एक लोन है जो कि एस्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 25,000 एस्टूडेंट्स एवरी ईयर, 7.5 लाख तक पैसा जो है गवर्नमेंट लोन दे रही है। गारंटीड फंड है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। Financial support for loans up to the 10 lakh higher education in domestic institutions and direct e-voucher for 1 lakh education for every year, annual interest of 3%। क्या क्या कि हायर एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट लोन दे रही है अप टू 10 लाख रुपीज़ तक, है ना। यानी अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में कहीं पढ़ते हैं, फॉरेन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्कीम जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए कि फॉरेन के लिए भी है, तो फॉरेन के लिए नहीं है, ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए है। और ये डोमेस्टिक जो है वो सेक्टर्स में ये लोन जो आपको मिलेगा, और इसमें इंटरेस्ट सबवेशन है 3% का। ये क्या होता है, यानी अगर आप टाइमली देते हैं तो आपको इंटरेस्ट में 3% का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें 3% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इंडिया में कई सारे लोग जो हैं जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फंड के पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे की उनके पास कमी होती है, इसके लिए वो नहीं कर पाते, इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए भी प्रमोट कर रहा है। उसके बाद स्किलिंग प्रोग्राम, 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर पीरियड। ये 20 लाख स्किल्ड को दिया जा रहा है ट्रेनिंग वगैरह। 1,000 industrial training institutions will be upgraded into the hub and spoke arrangement with the outcome orientation। अपने यहाँ जो ये ITI कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ITI सुना, IIT नहीं, ITI। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे हैं, 1,000 को और प्रमोट अपग्रेड किया जाएगा जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो सके। मैंने स्किल पे पहले ही थीम में जब बात किया था, मैं स्किल के बारे में बता दिया हूँ, इसलिए जो कह रहा हूँ जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनको पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि स्किल और एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें गवर्नमेंट ने थीम में ही स्किल और एम्प्लॉयमेंट को रखा हुआ है। उसके बाद कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन अलाइनमेंट एज पर द स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, ये भी कोर्स कंटेंट वगैरह भी इसमें काम करने की बात की जाइए जिससे कि बेटरमेंट होगा। यानी सेकेंड हमारा जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे लिंक था एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये था फोर्थ स्कीम में पीएम्स पैकेज, फोर्थ स्कीम जो कि स्किलिंग के लिए डेवलपमेंट किया गया। यानी सेकंड हमारा जो प्रायोरिटीज है वो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए है, और उस पर गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। थर्ड जो हमारा प्रायोरिटीज है वो क्या है, वो है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, है ना। तो इस पे क्या किया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, वी आर द पीपल, हम सब लोगों का डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस भी हो। और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप कैसे होगा, उसके लिए स्किलिंग भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, उसके लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है, ट्रेनिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। उससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा, और साथ साथ हमें सोशल जस्टिस भी लाना है, और इसके लिए पूर्वोदया, विकास भी, विरासत भी। यानी हम लोग को डेवलपमेंट भी करना है और अपने विरासत को भी, अपने जो हेरिटेज हैं, अपने कल्चर हैं, अपने संस्कृति हैं, इन सब को लेकर भी चलना है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है प्लान फॉर एंडोमेंट रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन विकसित भारत। इंडिया में जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा पुअर स्टेट्स में आते हैं, और इसलिए इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जा रहा है। और इसके लिए कई साहब देखा भी कि जो अपोजिशन था उसने कहा भी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा फंडिंग किया गया है। वैसे बिहार की डिमांड थी कि हमें मिले स्पेशल स्टेट का, है ना,
लेकिन दर्जा वगैरह, लेकिन वो नहीं दिया गया। लेकिन बहुत सारे फंड जो है, बहुत सारे स्कीम जो है बिहार को दिया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया। अब पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पे मैं जान नहीं चाहता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अगर बिहार को पैसा मिल जाए तो दिक्कत क्या है उसमें? डेवलपमेंट तो देश का ही हो रहा है ना। आंध्रा को मिलेगा डेवलपमेंट देश का ही होगा, बंगाल को मिले, उड़ीसा को मिले, किसी को मिले। इसलिए हमें इसमें एक न्यूट्रल होकर, इम्पार्शियल होकर सोचना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल चीज़ों को मत लाइए इसमें। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि इसके लिए डेवलपमेंट की बात की जा गई है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि डेफिनेटली इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन या बाकी चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल या प्रोड्यूस गुड्स, वो आसानी से यहाँ वहाँ पहुँचे, और इसके लिए गया में भी कुछ प्रोविजंस किए गए। अलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वीमेन एंड गर्ल्स, ये भी एक स्कीम शुरू किया गया है वीमेन और गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है ना, कि स्कीम है जो कि डेफिनेटली क्या है, ये अपने कंट्री में चूंकि कई सारी प्रॉब्लम है, किसके लिए प्रॉब्लम है? ट्राइब के लिए। ट्राइबल पॉपुलेशन जो इंडिया में कई टाइप के इश्यूज फेस करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। ये अभी इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स आया नहीं है, स्कीम जब लॉन्च होगा तो और डिटेल्स आएंगे। तो एक स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो कि विलेज को डेवलप कराया जाएगा, और उसमें 5 लाख ट्राइबल होंगे, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स के लिए और उनके विलेज के लिए काम किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने कई सारे बातें कही। स्कीम अभी पूरा बताया मैंने कि आया नहीं है, जब स्कीम्स आ जाएगा डिटेल्स में उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला कहा गया है कि मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे ईस्टर्न रीजन थोड़ा बैकवर्ड है, वैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो भी थोड़ा क्या अपने देश में प्रॉब्लम में है, वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपने सुना होगा नाम पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ था? 2015 में, है ना। कमिटी थी नचिकेत मोर कमिटी। इसका पर्पस क्या था? फिनेंशियल इंक्लूजन लाना, वित्तीय समावेशन लाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुल सका अपने देश में। जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में, खासकर रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में बैंक्स, उसके ब्रांचेज बहुत कम है। इसलिए बैंकों पर प्रेशर ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू किया था 15 में, पेमेंट बैंक, जिसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस दिया जाता था, जैसे कई सारे टेलीफोन कंपनी, एयरटेल, जियो, फिर पेटीएम को दिया गया। पहले 12-13 थे, अब कम होके सिर्फ 6 पेमेंट बैंक रह गए हैं। पेमेंट बैंक पर अलग से मैं आपको क्लास लिया हूँ फिनेंशियल सिस्टम वगैरह में। अभी जो है पेमेंट बैंक आपके 6 कैटेगरी के हैं। एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो गवर्नमेंट का है, और 5 जो है प्राइवेट पेमेंट बैंक है, एयरटेल, पेटीएम, जियो, ये सब पेमेंट प्राइवेट है। 6 पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक शुरू हुआ 15 में, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा शुरू किया गया। इसको ऑपरेट पोस्ट ऑफिस करता है। 100% शेयर जिसमें पोस्ट ऑफिस का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसको भी 100 ब्रांचेज नए खोले जा रहे हैं, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में फिनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन जो है आ सके, ठीक है। इसके बाद कहा गया इसमें आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना बना उसके बाद से, और जो पिछली सरकार में एक नया अमरावती आपका स्टेट कैपिटल भी बन रहा है, लेकिन उसके लिए फंडिंग वंडिंग की दिक्कत थी, गवर्नमेंट चेंजेज हुए थे। इस बार गवर्नमेंट बदला, और वो गवर्नमेंट सेंटर में भी एनडीए में वो लोग अलायंस हैं, मलालाई हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो बट नेचुरल भी है। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह की बात की गई है कि 15,000 करोड़ वगैरह ये सपोर्ट किया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ पुलवाग्राम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये अब ये प्रोजेक्ट वगैरह जो है, इस आप ज्योग्राफी क्लास वगैरह करते हैं और करंट वगैरह क्लास करते हैं, तो इस सब प्रोजेक्ट के बारे में आप तैयारी कर लेंगे। ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल से बात मैं नहीं करूँगा। उसके बाद एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच वाटर, पावर, रेलवे एंड रोड्स, कोपरती नोड ऑफ द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब भी जैसे अमृतसर कोलकाता वाला है, वहाँ पर भी
कई प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये सब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ना, ये पीटी वगैरह में भी आपके क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह ये सब आप देख लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा क्या था, प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज था। अब है फोर्थ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बताया हूं मैं कि बहुत, जैसे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, वैसे भी किसी भी कंट्री की ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं अच्छा करेगा तो डेफिनेटली बाकी सेक्टर भी डिपेंड अच्छा नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तभी तो एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तभी तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा माल सप्लाई होंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, रॉ मटेरियल के लिए भी सर्विस सेक्टर पर डिपेंड रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर, स्टोरेज वगैरह पर, और सप्लाई के लिए भी वो ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेगा और एग्रीकल्चर से डिमांड करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। अपने कंट्री में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, ये देखने को आया। इसलिए उस पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, एमएसएमई की बात हमने पहले कर दी है, एमएसएमई कैसे कैसे बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए, ये पहले लेक्चर में दिया था मैंने, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे उसको या देखे होंगे। तो एमएसएमई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एमएसएमई को फंड की बड़ी दिक्कत होती है, उसको लोन वगैरह नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट उसमें ट्रस्ट बना करके एमएसएमई गारंटी के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, और ये शुरू किया गया था 2020 वगैरह में, सॉरी 2000 में शुरू हुआ था। ये जो स्कीम है, ये फोर्थ है, ये 2000 में शुरू हुआ था एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स वगैरह। ये शुरू हुआ था 1 जनवरी 2000 को, लेकिन अगस्त 2000 से ये ऑपरेशन में है। इसका क्या है कि गवर्नमेंट जो है एक ट्रस्ट बनाती है और उस ट्रस्ट के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट गारंटी देती है किसको, बैंक जो लोन देता है उसको, कि आप एमएसएमई को लोन दीजिए और अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो हम उसके लिए आपको गारंटी देते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा। इसमें 1 करोड़ की लिमिट है, विदाउट एनी कोलेटरल 1 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट कहती है इस ट्रस्ट के थ्रू बैंकों को आप दे सकते हैं बिना किसी गारंटी के। हम बैठे हैं, अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो हम लोग इसके लिए आपको बाउंड है और आपका लोन का अरेंजमेंट हम कर देंगे। एक ट्रस्ट बना दिया गया इसके लिए कर, तो उसको गवर्नमेंट कह रही है कि और प्रमोट करेंगे, जिससे कि और क्वेश्चन पूछा है, बताया था मैंने कि इस बार यूपीएससी में 2023 में क्वेश्चन आया था एमएसएमई के लिए स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च किएगा उसके थ्रू। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपके इसको कहीं कोट करके एग्जाम के आंसर में लिख करके यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड यू कैन गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट। एमएसएमई को लोन देने के लिए भी कई प्रकार के असेसमेंट होता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको न्यू जो क्या कहते हैं मॉडल्स है असेसमेंट का, वो हम डेवलप सके, जिससे कि इजीली एमएसएमई कैन गेट द लोन। ठीक है, फिर कहा गया इनहेंस स्कोप फॉर द मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है, TREDS। ट्रेड्स का जो फुल फॉर्म है ये है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक है बेसिकली, ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स कहते हैं। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमई को, जो उनको ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जैसे क्या होता है एमएसएमई माल बेचता है और उसको कैश नहीं मिलता है। देखो, पूरा बिजनेस जो है क्या चलता है, क्रेडिट पे चलता है, लोन पे चलता है, उधारी पे चलता है, कैश पे उतना चलता नहीं है। तो एमएसएमई को क्या मिलता है, एमएसएमई ने किसी को माल बेचा, जो बड़े बड़े कंपनियां होती उनको एक कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, यानी एक रिसीट्स होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक चेक की तरह होता है जो कि उनको मिल जाता है और उसके बदले में वो उनको माल बेच देते हैं और पेमेंट आपको बाद में मिलता है। लेकिन अगर मान लो कि एमएसएमई को पैसे की नीड हो गई तो एक पेपर का टुकड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सब हो गया है, वो गवर्नमेंट कह रही है उसको आप डिस्काउंटिंग करके आप
पैसा ले सकते हैं। 1 करोड़ का माल बेचा, पेमेंट कहा कि माल अगर उधारी नहीं बेचेगा तो माल बिकेगा नहीं, और जो बायर है वो कहेगा हम 3 महीने बाद पैसे देंगे। अब 1 करोड़ का उसने मान लो कि चेक दे दिया, अब वो चेक लेके बैठा है, वो 3 महीने कैश होगा उसका, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, और पैसे की नीड आ गई तो क्या करेगा। 1 करोड़ का जो चेक है वो कहेगा कि 99 लाख में, या 99 बहुत उतना 99 लाख में नहीं, उससे भी वो ज़्यादा कम है, ज़्यादा में मतलब 5,000 कम पे या 10,000 कम पे उसको डिस्काउंट कर लेगा। उसको पैसे की नीड बीच में आ गई है, तो उसको गवर्नमेंट करे कि मल्टीपल फाइनेंसर हम बना रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो आप अपना ट्रेड रिसीवेबल दीजिए उसको, और उसको आपको 2 महीने पहले, 1 महीने पहले पैसा मिलेगा, 3 महीने बाद आपको, और आपको 2 महीने पैसे की नीड है पहले ही, तो आपको वो ट्रेड रिसीवेबल दे करके आप पैसा ले सकते हैं। और जब मैच्योरिटी होगी, जब डेट आएगा, तो जो पैसा देने वाला बोरोवर है वो फाइनेंसर को, जो बैंक होगा चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ से पैसे आपको मिल जाएंगे। ये बनाया गया ट्रेड रिसीवेबल। अगर आवश्यकता पड़ेगी अलग से इस पर क्लास में ले लूँगा। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाता हूँ मैं, मनी मार्केट में पढ़ाया भी हूँ, जो ऑफलाइन में बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं वो लोग पढ़े हुए हैं। और जो बाकी लोग अगर ये समझ नहीं आए ट्रेड्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सबको समझाऊंगा तो फिर ये 10-12 घंटे की बात हो जाएगी, इसलिए इतना समय नहीं है हमारे पास इनको समझने के लिए। क्योंकि ट्रेड्स पे अलग से मैं आप लोगों को क्लास भी बता दूंगा 15 मिनट में, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको वीडियो में दे दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ये किया गया। फिर मुद्रा लोन, सुना होगा नाम मुद्रा लोन। मुद्रा लोन कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को आया था। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, एक मुद्रा लोन शुरू किया गया था, गवर्नमेंट ने शुरू किया था 8 अप्रैल 2015 को। ये क्या है, इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट जो है बैंकों को कहा है कि आप लोन दीजिए। कितना लोन दीजिए? इसमें 50,000 से लेकर के, मतलब 50 नहीं, मतलब कुछ भी, उसमें 5 लाख 10 लाख तक लोन दिया जाता था। इसमें 3 कैटेगरी हैं मुद्रा लोन के, एक है शिशु, एक है किशोर, और एक है तरुण। शिशु मतलब इन्फेंट, छोटा, इसमें 50,000 तक लोन मिलता है। फिर है किशोर, इसमें 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक मिलते हैं। और ये तरुण, इसमें 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक मिलते हैं। इस तरुण को क्या कर दिया गया है, अब 10 लाख से कर दिया गया, पहले 10 लाख था, अब कर दिया गया 20 लाख, ये बढ़ा दिया गया, सॉरी, ये बढ़ा दिया गया, 10 लाख से अब 20 लाख कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया। इससे क्या होगा कि उसमें डेफिनेटली जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब मुद्रा स्कीम एक स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार क्लास में बताया गया है। इन सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट चेंजेज हुए हैं, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आगे इससे बन जाए और पूछ लें, ठीक है ना। क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, जब भी कोई एमएसएमई स्ट्रगल करेगा, स्ट्रेस पीरियड होगा, उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम क्रेडिट सपोर्ट करने का, चाहे वो ट्रस्ट वाला काम हो, चाहे और तरीके से आपको फाइनेंस किया जाएगा। इनके लिए पीएलआई भी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि वैसे एमएसएमई जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट कई प्रकार की बेनिफिट देती है। तो ये किया गया है। इसके बाद एक ये भी किया गया है कि एमएसएमईज फॉर फूड एंड रेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। अपने जो क्वालिटी टेस्टिंग है ना, वो बड़ा ही पुअर है, और हम लोग ज़्यादा जो है क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड बहुत कम है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्वालिटी टेस्टिंग पर भी, एमएसएमई की चूँकि उतनी अच्छी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होती है, तो एमएसएमई पर क्वालिटी टेस्टिंग भी हम लोग कर करके उसको बेटर वे में प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी कहा गया। इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो अब है अगला आपका जो पॉइंट है वो क्या है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इंडस्ट्रियल पार्क ये क्या होते हैं, सुना होगा नाम आप लोगों ने। सेज टाइप का एरिया होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है किसी सिटी में, उसके आसपास में, हाईवे के, एक्सप्रेसवे के बगल वगैरह में एरिया होता है जहाँ पर कई सारी टाइप की इंडस्ट्रीज़ को, कई सारे टाइप के फैक्ट्री को लाइसेंस वगैरह मिलता है। और इनका काम होता है कि जहाँ पे कंपनी सेटअप होती है,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, ये सब का काम मेनली होता है इनका, है ना। तो ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए हैं कहाँ पर, इस प्रोग्राम का नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NIC। NIC क्या है, ये शुरू किया गया था पहले 2007 में, लेकिन बाद में फिर आ गया 2016 में NIC हो गया ये बेसिकली। और अभी जो PM गति शक्ति स्कीम सुना होगा आप लोगों ने, PM गति शक्ति, इस पर अलग से मैं आपको दे दूंगा वीडियो वगैरह, थोड़ा ब्रीफ में जान लें। PM गति शक्ति के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है और इसमें एक कॉरिडोर है जो कि 4 बने हुए, इंडिया में 4 NIC हैं, 4 NIC हैं। कौन कौन से, एक दिल्ली मुंबई वाला है जो सबसे लॉन्गेस्ट भी है, दिल्ली मुंबई। दूसरा है आपका अमृतसर और कोलकाता, जो भी बताया मैंने, जो गया के बीच में वहाँ पे नोडल हो रहा है वहाँ पे, अमृतसर और कोलकाता। फिर है बेंगलुरु और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु। और एक है चेन्नई और विजाग का, वाइजैग, वाइजैग और चेन्नई, है ना। तो ये 4 जो है NIC है, इसी के अंदर में इंडस्ट्रियल पार्क होंगे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश किए जाएंगे और उससे डेफिनेटली कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ग्रोथ भी होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो काम किया गया है वो आपका है, अरे तकनीक का कई बार प्रॉब्लम भी होता है ना। अगला है रेंटल हाउसिंग विथ डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन PPP मोड विद द VGF सपोर्ट। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, VGF मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग। इन दोनों के द्वारा, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक दिया है मेंस में, उसमें आपको पढ़ाया जाता है PPP और VGF वगैरह, ये सब मॉडल हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है कई चीज़ों को। PPP क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जो हैं मिल करके किसी प्रोजेक्ट को, किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट को या कुछ और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, एक और वुमेन के लिए किया गया है, हॉस्टल्स वगैरह, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए भी शहरों में जाते हैं, उनका एकोमोडेशन नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए PPP मोड पर डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री क्या होता है, कमरा होता है, वहाँ पे कई सारे बेड लगे होते हैं, एक बगल में अलमीरा वगैरह होगा जिससे कि वो लोग अपने सामान वगैरह रख लेते हैं, और कॉमन वॉशरूम वगैरह होते हैं जहाँ पे अपना वो फ्रेश वगैरह होते हैं। तो वैसा क्योंकि इंडस्ट्रियल कंडीशन बहुत उनके वर्कर से बहुत ख़राब होती है, वो बड़े अच्छे कंडीशन में नहीं होते, इसलिए उनके लिए भी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। अगला है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिसाइकलिंग एंड द ओवरसीज एक्विजिशन। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, क्रिटिकल मिशन जानते हैं क्रिटिकल मिशन आप लोग, क्रिटिकल मिशन, क्रिटिकल मिनरल्स, सॉरी क्रिटिकल, मैं कह रहा हूँ क्रिटिकल मिशन क्या होगा, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि रेयर है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और अपने कंट्री में उनका थोड़ा प्रोडक्शन वगैरह कम है, तो गवर्नमेंट उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है जिससे कि, और उनका रिसाइकलिंग वगैरह करके फॉरेन से उसका हम लोग जो बहुत इंपोर्ट करते हैं उसका हमें थोड़ा सा बेटरमेंट हो सके, क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं, चाहे लिथियम वगैरह, सब चीज़ क्या है, ये सब उसी कैटेगरी में आएंगे। बाकी तो रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम वगैरह सब हैं जो कि जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है और आने वाला फ्यूचर जो है उस पर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी वो काम कर रही है। Extending of the tribunal and the appellate tribunal to speed up the insolvency resolution and additional tribunals for to be established। जो एक बड़ा इशू है कंपनियों का इंसॉल्वेंसी, कंगाल होती है कंपनियां, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बना रही है। देखो 3-4 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक कमिटी होता है, एक कमीशन होता है और एक ट्रिब्यूनल होता है। हिंदी में समिति कहते हैं, आयोग कहते हैं और प्राधिकरण कहते हैं। तो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है जो कि जो कंपनियां इंसॉल्वेंट हो उनको आसानी से जल्दी से उनके ऊपर डिसीजन लिया सके, क्योंकि इसमें बड़ा करप्शन है। कई बार कंपनियां जानबूझ के अपने आप को इंसॉल्वेंट कर लेती है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी कंगाल हो गई, ओनर मजे कर रहा है, तो उसके, और कई बार जेन्युइनली भी होता है। तो इन चीज़ों को, इन इशूज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट चाह रही जल्दी से जल्दी क्या करें, इसका ट्रिब्यूनल हो और ट्रिब्यूनल जल्दी जल्दी मामले को फैसला करे जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्मूथली चल सके। सारे चीज़ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के प्रमोशन के लिए किए जा रहे हैं। इसके बाद किया गया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर 500
टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर। ये इंटर्नशिप मिलेगा जो यूथ वगैरह को, जो 500 टॉप कंपनी होगा उसको। इसमें गवर्नमेंट जो है 500 पर मंथ जो है 5000 पर मंथ जो है ये अलाउंस देगी। इंटर्नशिप करेंगे आपको पैसा मिलेगा। इंटर्नशिप जानते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बीटेक वाले MBA वाले लोग बैठे होंगे और ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। तो इंटर्नशिप करने पर भी आपको गवर्नमेंट अलाउंस देगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो इंटर्नशिप जो है फ्री में कराती हैं उनको कोई अलाउंस नहीं होता है। ठीक है। सो वन टाइम असिस्टेंस फॉर 6000 थ्रू द CSR। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है और आपको क्लास में पढ़ाया भी हूँ, तो CSR देख लेंगे। CSR एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने 14 में शुरू किया था। किसी भी कंपनी को नहीं, कुछ सर्टेन कंपनी को जो क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उन कंपनियों को अपने टोटल प्रॉफिट का 2% जो है हर साल खर्चा करना होता है CSR पर, या गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट उस पैसे को सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन पर खर्चा करती है। CSR एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे मैंने वीडियो भी दिया आप लोगों को और क्लास में बढ़ाया भी हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे। CSR डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये इंटर्नशिप का जो अलाउंस होगा जो वो इस CSR फंड से दिया जाएगा। ये भी ये भी एम्प्लॉय सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया है। ठीक है। अब बात करते हैं 5th प्रायोरिटीज की। हाँ, 5th के बाद ब्रेक दे देते हैं, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा लंबा हो गया तो, और ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आधा घंटे से ज़्यादा तो दिक्कत होगी। तो 5th के बाद कर देते हैं, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक में कर लेंगे, है ना। या अगर 5th जल्दी होता है 6th में बाद दे देंगे, देख लेते हैं। 5th क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया में दोनों सेक्टर को डेवलप करना बहुत जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट भी, अर्बन डेवलपमेंट भी। तो अर्बन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टाम्प ड्यूटी, जानते होंगे जब भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वगैरह होती है स्टाम्प ड्यूटी लगता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टाम्प ड्यूटी स्टेट लगाता है, उसको ये पैसा मिलता है। उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। वीमेन के नाम पर रजिस्ट्री होगा तो इनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर स्टाम्प ड्यूटीज फॉर प्राइवेटाइज परचेज बाय वीमेन। अभी भी ऐसे भी कई स्टेट्स में है कि वीमेन अगर के नाम पर रजिस्ट्री होती है, कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, तो उस पर 1%, 2%, अगर मेल पे होगा तो मान लो 8% स्टाम्प ड्यूटी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी, मान लो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको 8% के आसपास देना होगा स्टाम्प ड्यूटी, अगर आप मेल हैं तो। यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी का 8%, 4 लाख रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को देना होगा स्टाम्प ड्यूटी के फॉर्म में। लेकिन फीमेल के नाम पे होगा तो 1% कम होगा। अभी उस पर गवर्नमेंट और रिलैक्सेशन दे रही है जिससे कि वीमेन के नाम पर रजिस्ट्री ज़्यादा हो और वीमेन एम्पावरमेंट हो, क्योंकि इंडिया में चूँकि हमेशा देखते हैं हम लोग पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मेल के नाम पर होती है, फीमेल के नाम पे नहीं होती है, इसलिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप्स ये लिया गया है। स्ट्रीट मार्केट, इंडिया में स्ट्रीट मार्केट बहुत ज़बरदस्त है और वीकली हाट लगता है। दिल्ली वगैरह में भी मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट लगते रहते हैं। इनको प्रमोट करने के लिए भी, और यहाँ पे कंडीशन अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ पे कई दिक्कतें होती हैं। सड़कों पे लगता है, रोड जाम हो जाते हैं, जो वेंडर्स होते हैं उनका कोई वो इंफ्रा वगैरह बहुत बेहतर नहीं होता है। इनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि टॉप 100 वीकली हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन द स्ट्रीट सिलेक्टेड सिटी। सब कुछ सिटी में डेफिनेटली मेट्रोपॉलिटन में होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह में होगा। अभी नाम नहीं है सिलेक्टेड सिटी का, लेकिन ये प्रमोट करने की बात चल रही है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी कि प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ एबव 30 लाख, है ना। इसमें गवर्नमेंट जो 30 लाख ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो हैं सिटीज़ हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है। इंडिया में आप देखते हो ट्रैफिक जाम कितना इशू है, और ट्रैफिक जाम बहुत बड़े रीजन्स का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें भी गवर्नमेंट जो है ये अभी काम कर रही है। वाटर मैनेजमेंट, promote water supply, sewage treatment and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects। ये वाटर मैनेजमेंट, इंडिया में जो सीवेज वाटर हैं, ऐसे वाटर की सप्लाई है, कई बार दिल्ली में देखते हो कैसे इशू आते हैं, बेंगलुरु में इसी आया तो इशू आया था अभी,
वाटर सप्लाई प्रॉब्लम था और सीवेज की समस्या तो पूरे कंट्री में है। इन सब को ठीक करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये सब किया गया है। ये आपका जो पेपर 1 है उसमें अर्बनाइजेशन टॉपिक है, शहरीकरण, नगरीकरण, उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं और ये आप वहाँ से कर सकते हैं कि आपने क्या क्या हम लोगों ने अर्बन डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद है इसी में हाउसिंग नीड्स। इंडिया में अर्बन एरिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्या हाउसिंग की, स्लम्स की बड़ी इशू हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, इसमें नीड्स टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। अर्बन पुअर के लिए गवर्नमेंट मकान वगैरह देगी। और ध्यान रखिएगा कि पीएम आवास योजना कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 25 जून 2015 को ये शुरू हुआ था। और ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उसी के अंदर आता है। लेकिन ध्यान कीजिएगा, बहुत पहले स्कीम आया था अर्बन एरिया के लिए, RAY, राजीव आवास योजना, ये 2010 में आया था। इसका पर्पस ही था स्लम फ्री इंडिया, झुग्गी मुक्त भारत, ये शुरू किया गया था। बाद में पीएम आवास योजना आ गया 25 जून को। और इस सब का पर्पस क्या है कि अर्बन एरिया को क्लीन बनाना। स्लम्स कई सारे प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ठीक करने के लिए बात इसमें की गई है। इसके बाद क्या गया? इनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट विद इनहेंस्ड अवेलेबिलिटी विल बी द ऑल्सो पुट इन द प्ले। ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट है ना। इंडिया में रेंटल हाउसिंग जो है, हाउसिंग का जो रेंट जो है वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। रेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, कितना रेंट होगा, और बड़े लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट कह रही है ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट में डेवलप करना है, जिससे कि रेंट के मामले में एक ट्रांसपेरेंट जो है चीज़ें डेवलप हो सके। ठीक है, तो समझ में आई बात है ना? चेहरे पे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को थकावट हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और अगले फिर सेगमेंट में आते हैं। तो हम लोग 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसमें 1-2 बहुत छोटे हैं, 1-2 बड़े हैं प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि प्रायोरिटी में थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए, समझ में आ जाए चीज़ें को। ठीक है, चलिए।